नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग स्टूडियो में। लर्निंग स्टूडियो में आज हम जानेंगे हिंदी के प्रमुख साहित्यिक केंद्र। दोस्तों, शुरुआती दौर में हिंदी का विकास किन किन संस्थाओं ने कैसे कैसे किया उसके बारे में हम जानेंगे। ये टॉपिक है उसके बारे में, कैसे उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, कैसे हिंदी को आगे बढ़ाया, उनका प्रचार किया, प्रसार किया, उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी विकास कार्य में कुछ संस्थाओं ने भी विशेष योगदान दिया है। इन संस्थाओं का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। नागरी प्राचीणी सभा काशी। वाराणसी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी के अनन्य प्रेमी थे। अनेक पुस्तकों की रचना करके उन्होंने हिंदी की जो सेवा की वह अविस्मरणीय है। साहित्यालोचन, रूपक रहस्य, भाषा विज्ञान, भाषा रहस्य आदि अनेक सैद्धांतिक ग्रंथ है। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित सत्यनारायण मिश्र आदि के सहयोग से 16 जुलाई 1897 को काशी, जो कि वाराणसी में है, नागरी प्राचीणी सभा की नींव डाली गई। दोस्तों, ये जो पहला जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, पहला संस्था नागरी प्राचीणी सभा, ये काशी नगरी में इसका नींव डाली गई थी और इसकी स्थापना हुई 1897 में, और ये इसकी स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने की थी। उस समय न्यायालय की भाषा के रूप में फारसी मिश्रित उर्दू बोलबाला था। पहले तो हमारा जो देश था वो अंग्रेजों के शासन में था। उससे पहले जो राजा महाराजा राज कर गए हैं हमारे भारतवर्ष में, वो अधिकतर मुस्लिम थे। जैसे अकबर के बाद जो भी राजा महाराजा आए वो मुस्लिम थे, अधिकांश मुस्लिम थे, और वे उर्दू भाषा का व्यवहार करते थे। इसीलिए उस समय क्या होता था, फारसी मिश्रित उर्दू भाषा का बोलबाला था और वही न्यायालयों में प्रयोग किया जाता था। तब हिंदी को मान्यता नहीं मिली थी। नागरी प्राचीणी सभा के प्रयास से उत्तर प्रदेश की अदालतों में 1898 में देवनागरी लिपि के साथ हिंदी भाषा को स्थान मिला। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आज़ादी मिली थी 1947 में, उससे पहले अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज किया और वो अंग्रेजी भाषा में पूरे देश को चलाते थे। तो उसके बाद हिंदुस्तान के नेताओं ने एक देश को, पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा का चयन किया जो कि हिंदी था। और ये जो हिंदी था वो उस समय बड़े भूभाग में बोला जाता था, इसीलिए हिंदी को चुना गया। तो अब प्रार्थना पत्र 1898 में देवनागरी लिपि, हिंदी का जो देवनागरी लिपि है उसको मान्यता दी गई, उसको स्थान दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ, प्रार्थना पत्र तथा सम्मन की भाषा, सम्मन मतलब कोर्ट में जो भी काम होता है उसमें क्रिमिनल को या फिर किसी को भी बुलाया जाता है, सम्मन किया जाता है, तो उसको ये टर्म यूज़ किया जाता है, समन। मतलब कोर्ट की कार्यवाही के लिए दूसरे पार्टी को समन किया जाता है, बुलाया जाता है, उसको समन कहते हैं। तो वो अब हिंदी भाषा में होने लगा। पहले मिश्रित उर्दू फारसी भाषा था, तो होने लगी। सभा की ओर से
एक आर्य भाषा पुस्तकालय स्थापित किया गया, जिसमें विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों का संग्रह किया गया। इनकी संख्या लगभग 50,000 से ऊपर है। काशी नागरी प्राचीणी सभा की ओर से सन 1945 ईस्वी में एक प्रामाणिक शब्दकोश की रचना हुई। इसका संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। इस कोश का नाम शब्द सागर है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सूचना है दोस्तों, जी बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है। परीक्षाओं में ये आता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोल लीजिए या फिर ऐसे जो एकेडमिक एग्ज़ाम होता है उसमें ये प्रश्न आता ही है कि शब्द सागर की रचना किसने की। तो ये इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभा की ओर से एक राजकीय कोश भी प्रकाशित हुआ। विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि सभा की ओर से 18 भागों में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित किया गया। 18 भागों में हिंदी साहित्य प्रकाशित किया गया। देश के अनेक स्थानों पर नागरी प्राचीणी सभा की शाखाएं कार्य कर रही हैं। सभा की ओर से विभिन्न विषयों पर पुस्तकों का प्रकाशन हुआ तथा योग्य लेखकों को विशेष पुरस्कार प्रदान करके श्रेष्ठ लेखक के लिए प्रोत्साहन दिया गया। ये प्रोत्साहन किस लिए? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में रचनाएं की जा सके और श्रेष्ठ लेखकों को और आगे बढ़ाया जा सके, ताकि उन्हें वे हिंदी में रचना करने के लिए प्रेरित हो। इसीलिए उन्हें प्रोत्साहन प्रदान किया जाता था, पुरस्कार प्रदान किया जाता था उनको प्रोत्साहन देने के लिए। अगला है नागरी प्राचीणी पत्रिका। सन 1896 में नागरी प्राचीणी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके पहले संपादक थे श्री वेणी प्रसाद। दोस्तों यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भी आप संस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने हिंदी के विकास में योगदान दिया, उसका स्थापना का सन किस वर्ष उसकी स्थापना हुई थी और किसने की थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएगा। और ये भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कि जगह कौन सा है, स्थान कौन सा है। कहीं इलाहाबाद है, जैसे ये हिंदी सम्मेलन साहित्य ये इलाहाबाद वाला है, और पहला जो हम लोगों ने देखा वो काशी में था, हरिद्वार में। ठीक है, तो ये कुछ बातें, 2-3 बातें आप महत्वपूर्ण है, उसको आप रख लीजिए, वो शॉर्ट क्वेश्चन में काम आएगा। और ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं, और ये अगर आप याद कर लेंगे तो कोई भी अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि कौन से ईयर में उसका प्रकाशन हुआ और किसने किया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान जरूर रखें। इस पत्रिका के द्वारा श्रेष्ठ साहित्य निर्माण को बल मिला। इसमें उच्च कोटि के निबंध, लेख एवं कविताएं समय समय पर प्रकाशित होती रही। उसके बाद है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। ये तीसरा आपका पत्रिका है, और ये तीसरा संस्था है। इलाहाबाद में सन 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। ठीक है, सम्मेलन ने विद्यार्थियों में हिंदी अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए तथा हिंदी प्रचार हेतु हिंदी की विविध परीक्षा आयोजित की। इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को विशारद साहित्य रत्न की उपाधि दी जाती थी।
सम्मेलन में अहिंदी भाषी क्षेत्र में भी हिंदी प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। सम्मेलन के अधिवेशन अलग अलग स्थानों पर हुआ करते हैं। इसमें दोस्तों ये जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है ये इन्होंने टारगेट किया छात्रों को, क्योंकि छात्र तो अगर वो लेखकों तक रहते तो लेखक एक सीमित थे, क्योंकि सभी तो लेखक नहीं बन सकते हैं, सभी रचनाकार नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो विद्यार्थी थे उनको टारगेट किया और उनके अध्ययन में रुचि जागृत करने के लिए हिंदी को बढ़ावा दिया और हिंदी में विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करते थे। उसमें उत्तीर्ण होने पर उन्हें पुरस्कार भी देते थे और पुरस्कार की लालसा की वजह से बहुत सारे छात्र योगदान देते थे। तो इस तरह क्या होता था कि हिंदी का विकास स्वतः चलता रहता था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनेक ख्याति प्राप्त साहित्यकार सम्मेलन के सभापति पद पर वशीभूत हुए। मतलब जो भी साहित्यकार उत्तम कोटि के साहित्यकार थे वो भाग लेते थे और वे सभापति पद पर वशीभूत होते थे। सम्मेलन ने पुरुषोत्तम दास टंडन की प्रेरणा और उनका वरदायी सहयोग पाकर विशेष प्रगति की। सेठ गोविंद दास, श्री नारायण चतुर्वेदी, श्री मौलिक चंद्र शर्मा आदि विद्वानों के योगदान से सम्मेलन ने उल्लेखनीय कार्य किया। अनेक स्थानों पर सम्मेलन की शाखाओं की स्थापना हुई। एक शाखा में सफलता मिलती तो वो दूसरा मतलब शाखा खोल देते थे। इस तरह वे हिंदी का प्रचार प्रसार करते थे। अगला है हिंदुस्तानी अकादमी। ये संस्था 1927 ईस्वी में हुई। 1927 ईस्वी में अकादमी नामक संस्था की स्थापना हुई, जिसमें हिंदी प्रचार प्रसार हेतु विशेष कार्य किया। अकादमी की ओर से श्रेष्ठ लेखन की ओर विशेष ध्यान दिया गया। इसके द्वारा श्रेष्ठ विद्वानों के व्याख्यानों का आयोजन किया गया और श्रेष्ठ लेखकों को पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहन दिया गया। इसकी ओर से छात्रों की छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक संस्थाएं एवं कार्यकर्ता भी विभिन्न नामों से हिंदी प्रसार में संलग्न रहे। उनमें राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का नाम उल्लेखनीय है। इस प्रसंग में आर्य समाज की सेवाओं को नहीं भुलाया जा सकता। दोस्तों, ये अब तक हम लोगों ने देखा एक मतलब संस्था, ये 3-4 संस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा। अब क्या है, ये संस्था नहीं है। आर्य समाज जो है ये संस्था है, लेकिन इनका जो उद्देश्य था ये संपूर्ण रूप से हिंदी का विकास करना इनका नहीं था उद्देश्य। इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था समाज सेवा के साथ साथ ये हिंदी के विकास को बढ़ावा देते थे, सेवा करते थे, हिंदी के विकास में अपना योगदान देते थे। लेकिन ये जो ऊपर में पहले हम लोगों ने पढ़ा हिंदुस्तानी अकादमी और जो भी संस्था थी वो मुख्य रूप से हिंदी के प्रचार के लिए ही स्थापित की गई थी और हिंदी के विकास के लिए वे कार्य करते थे। लेकिन ये आर्य समाज जो है ये समाजसेवी संस्था थी। इनका प्रमुख उद्देश्य समाज सेवा था और इसके साथ साथ वे हिंदी का प्रचार करते थे। तो ये आर्य समाज के संस्थापक दयानंद थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये प्रश्न आता है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलिए या फिर एकेडमिक एग्जाम बोलिए, इसमें प्रश्न आता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर होगा दयानंद। स्वामी जी व्यक्तित्व रूप से हिंदी प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध थे।
गुजराती होते हुए भी उन्होंने अपने ग्रंथों की रचनाएं हिंदी में की। स्वामी जी हिंदी को आर्य भाषा कहते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि किसने हिंदी को आर्य भाषा कहा, या फिर आर्य भाषा की संज्ञा किसने दी? तो ये उत्तर होगा आपका स्वामी दयानंद जी ने। अपने अनुयायियों को उन्होंने हिंदी के व्यवहार के लिए प्रोत्साहित किया। आर्य समाज ने धर्म प्रचार के साथ साथ समाज सुधार का सराहनीय कार्य किया। उसी के साथ उसने देशवासियों में हिंदी पठन पाठन के प्रति रुचि जागृत की। आर्य समाज के द्वारा प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति के आधार पर गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार जैसे आदर्श शिक्षा संस्था की स्थापना की गई। आधुनिक शिक्षा पद्धति का अनुकरण करते हुए आर्य समाज ने कई शहरों में एंग्लो दयानंद वैदिक स्कूल व कॉलेज की स्थापना की, जिन्हें डीएवी स्कूल अथवा डीएवी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में समाज सेवा के साथ साथ आर्य समाज ने हिंदी की सराहनीय सेवा की। आर्य समाज की भांति बंगाल में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ने भी हिंदी प्रचार में योगदान दिया। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना किसने की, प्रश्न आता है, तो ये राजा राम मोहन राय। और ये भी एक समाज सेवी संस्था थी जिन्होंने हिंदी के विकास में अपना योगदान दिया, हिंदी के प्रचार में योगदान दिया। उनकी ओर से वेदांत सूत्र के भविष्य का हिंदी अनुवाद तैयार कराया गया। ब्रह्म समाज की ओर से बंगदूत नामक एक पत्र भी प्रकाशित किया गया। ये प्रश्न आता है दोस्तों कि बंगदूत किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया? ये उत्तर होगा आपका ब्रह्म समाज की ओर से बंगदूत नामक एक पत्र प्रकाशित किया गया। बंगदूत ब्रह्म समाज की ओर से प्रकाशित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार की एक अन्य संस्था सनातन धर्म सभा थी। इसकी ओर से पंडित श्रद्धाराम फिलौरी ने प्रचार कार्य किया। पंडित जी स्थान स्थान पर जाकर अपने विद्वतापूर्ण व्याख्यानों से अपने श्रोताओं का मन मोह लेते थे। उन्होंने सत्य मृत्यु प्रवाह, तत्व दीपक और उपदेश संग्रह आदि ग्रंथ हिंदी में लिखे और हिंदी के प्रचार में सहयोग दिया। ये सनातन धर्म आर्य समाज की भांति ही एक संस्था थी जिसके संस्थापक थे पंडित श्रद्धाराम फिलौरी। ये प्रश्न आता है कि सनातन धर्म के संस्थापक कौन थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है ताकि आप इसे आसानी से याद कर लें। इसको आप ज़रूर याद करें, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ये पूछा जाता है। इस वीडियो में हमने ये जाना कि हिंदी अपने शुरुआती दौर में कैसे स्ट्रगल किया और किन किन संस्थाओं ने कैसे उसको बढ़ावा दिया। किसी संस्था ने मतलब लेखकों को पुरस्कार देकर उनको प्रोत्साहित किया ताकि हिंदी का अधिक से अधिक प्रचार हो सके। कुछ संस्थाओं ने छात्रों को हिंदी में परीक्षा करवाया और उन्हें विजेता होने पर उन्हें पुरस्कार दिया ताकि हिंदी को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले और
और देश को एक सूत्र में बांधा जा सके। ठीक है, तो दोस्तों ये थी जानकारी हिंदी भाषा के शुरुआती संघर्ष के बारे में, कैसे विभिन्न संस्थाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हिंदी के विकास में। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका कमेंट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपका कोई सुझाव हो कि कैसे इस वीडियो को और बेहतर बनाया जा सके, और अगर कुछ खामियां हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उसको ठीक करने का प्रयास करूँगी। ठीक है, इंसान है, इंसान से गलती होता ही है, तो इसका आप ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।